हेलो एवरीवन स्टूडेंट, इस वीडियो में जो फेडरलिज्म चैप्टर मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट इज़ फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म is a system of government in which both the power is divided between a central authority and various constituent units of the country। यानी कि फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट को गवर्नमेंट में पावर को डिवाइड किया जाता है बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। यानी कि मैं आपको पहले भी चैप्टर पढ़ाते वक्त मैंने ये बताया था कि पावर्स को एक तो सेंट्रल लेवल पर डिवाइड किया जाता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में और लोकल लेवल पर। मतलब ये कि पावर किसी एक इंसान के हाथ में या केवल एक सरकार जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट केवल उसी के अंडर में नहीं होती, पावर को डिवाइड कर दिया जाता है इसमें सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और लोकल लेवल पर। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इंडिया इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, इंडिया है, यूएसए है, ये इसकी बेहतर एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। Which government has the power to legislate on residuary subject in India? यानी कि भारत में जो रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर कानून कौन बना सकता है? तो ये भी मैंने बताया था आपको। यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन रेजिडुअरी सब्जेक्ट इन इंडिया। मतलब ये रेजिडुअरी सब्जेक्ट क्या होते हैं पहले तो आप ये समझ लीजिए। मैंने बताया था कि पावर्स को 3 लिस्ट में डिवाइड कर रखा है। मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में आगे चल के कोई लड़ाई ना हो, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान किया गया था, प्रोविजंस किया गया था कि इनकी पावर्स को बांट दिया जाए। तो ये 3 लिस्ट में बांटा गया है। एक तो यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो लिस्ट है इसमें सब में अलग अलग सब्जेक्ट दे रखे हैं। मतलब यूनियन लिस्ट में अलग दे रखे हैं, स्टेट लिस्ट में अलग दे रखे हैं और कॉन्करेंट में अलग दे रखे हैं। यूनियन लिस्ट जो है, यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं इस वक्त वो 100 हैं और इस लिस्ट पर जो कानून बना सकता है सिर्फ सेंटर बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी या यूनियन गवर्नमेंट इसको कह सकते हैं। आप ध्यान रखें, यूनियन से भी याद कर लें आप कि यूनियन सेंटर को ही बोलेंगे हम, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन 100 सब्जेक्ट्स पर कानून बनाएगी। स्टेट लिस्ट पर केवल स्टेट कानून बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। और जो स्टेट गवर्नमेंट है इसमें सब्जेक्ट की बात करें तो 61 है इस टाइम। इन 61 सब्जेक्ट्स पर अगर कोई लॉ बनाना है तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं। नेक्स्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3rd लिस्ट है, तीसरी लिस्ट है और इसमें जो सब्जेक्ट लिखे हैं वो 52 हैं और इन 52 पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो सेंटर को भी है और स्टेट गवर्नमेंट को भी है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट को भी है और स्टेट गवर्नमेंट को भी है। इसका मतलब ये है कि ये जो 52 सब्जेक्ट्स हैं इस पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी थे जो कि इन तीनों ही लिस्ट में लिखे हुए नहीं थे या नहीं है लिखे हुए, तो जो किसी भी लिस्ट में नहीं है उन्हीं को ही हम बोलते हैं रेजिडुअरी सब्जेक्ट। तो इसमें ये बात आती है कि रेजिडुअरी जो सब्जेक्ट हैं इस पर कानून कौन बनाएगा? तो इन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो है सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को। यूनियन गवर्नमेंट ही इन पर कानून बनाएगी जो किसी भी लिस्ट में लिखे हुए नहीं है। अच्छा, रही बात कॉन्करेंट लिस्ट की। अगर कॉन्करेंट लिस्ट में कोई विवाद हो जाता है, दोनों में, स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई विवाद हो जाता है, तो उस स्थिति में फाइनली उस पर जो कानून बनाएगा तो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को ही अधिकार है, वो ही इस पर कानून बनाएगा। क्वेश्चन 3। डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। 3 की जगह 5 कर लीजिए। डिस्क्राइब एनी 5 फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, यानी फेडरल गवर्नमेंट के 5 फीचर्स के बारे में बताइए। नंबर 1, देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होते हैं सरकार के। जैसे कि भारत में है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है भारत में एक लेवल, एक है स्टेट गवर्नमेंट और एक है लोकल लेवल पर।
नेक्स्ट, द डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। सरकार के जो अलग अलग लेवल हैं वो सेम सिटीजन को ही गवर्न करते हैं, बट लेकिन ईच टीयर हैज़ इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन। लेकिन उन सभी की जो अपनी पावर है वो अलग अलग है, यानी ईच टीयर हैज़ इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन, यानी उनके जो क्षेत्राधिकार हैं, जो उनकी पावर्स हैं वो सबकी अलग अलग है। जैसे कि लेजिस्लेशन कानून बनाना हो, टैक्सेशन कर लगाना हो, टैक्स लगाना हो, या एडमिनिस्ट्रेशन करना हो। लेवल्स अलग अलग होते हैं और उन सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्षेत्राधिकार होते हैं, पावर्स होती हैं, चाहे वो लेजिस्लेशन हो, टैक्सेशन हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो। नेक्स्ट, द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो भी सरकारें हैं सभी के अपने अपने क्षेत्राधिकार हैं और संविधान में वो उनको लिख दिया गया है, सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं किसकी क्या पावर है। नेक्स्ट है, द फंडामेंटल प्रोविजंस of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. Such changes require the consent of both the level of government. का मतलब ये हो गया कि अगर फंडामेंटल प्रोविजंस यानी जो संविधान है उसके अगर कोई मौलिक प्रोविजंस में अगर फेरबदल किया जाता है, बदलाव किया जाता है, तो वो केवल एक ही प्रकार की सरकार उसको चेंज नहीं कर सकती, बल्कि उसमें दोनों ही लेवल की सरकारों का योगदान होता है। वो दोनों ही अगर चाहेंगी तभी उसमें चेंज होगा। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लेवल की सरकारें ही अगर उसमें बदलाव करेंगी तभी हो सकता है। नेक्स्ट, द कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो न्यायपालिका है, जो कोर्ट्स हैं, उनको पावर है इस बात की कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करें, कॉन्स्टिट्यूशन को बताएं। एंड द पावर्स ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, और जो डिफरेंट लेवल की सरकारें हैं उनकी पावर्स को बताएं, ये कोर्ट्स को पावर है। क्वेश्चन 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। यानी कि डिफरेंस बताना है इनके बीच में। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होते हैं, तो आइए देखते हैं कि स्टेट्स कम टुगेदर एंड ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट इन अ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो स्टेट्स होते हैं इस तरह से आते हैं और आ करके मिल करके एक बड़ी यूनिट बना देते हैं, यानी सारे मिल करके एक बड़ी यूनिट बना देते हैं। इसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जैसे कि यूएसए में है। अंडर दिस ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर्स। यानी जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है उसमें सभी स्टेट्स की अलग अलग पावर है, यानी इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, यानी सबकी अलग अलग पावर है और इक्वल पावर होती है। यानी सारे जितने भी हैं स्टेट है और सेंटर है उन सभी की इक्वल पावर होती है, किसी की ज़्यादा नहीं होती, दोनों की इक्वल पावर होती है, स्टेट की और सेंटर की। और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में A large country decides to divide its power between the constituent states and the national government. देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है जैसे कि इंडिया में है उसमें पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग लेवल पर। जैसे कि भारत में सेंट्रल लेवल पर अलग है, स्टेट लेवल पर अलग है और जो मतलब लोकल लेवल है उस पर अलग है। सेंटर अपनी पावर्स थोड़ी सी इसको देगा और ये अपनी पावर इसको देगा। इसका मतलब ये है कि सेंटर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है इसमें स्टेट के मुकाबले और लोकल लेवल के मुकाबले। तो इसमें पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है मतलब अलग अलग यूनिट्स में। अंडर दिस सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल। यानी इस प्रकार की सरकार मतलब फेडरेशन में होल्डिंग टुगेदर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ये मोर पावरफुल होती है देन स्टेट और लोकल। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं इंडिया, स्पेन और बेल्जियम, और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। देखिए ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, ये कई साल से लगातार आया है और इस बार भी ये आने की इसकी उम्मीद है। तो आपको मैंने बताया था तरीका इसका याद करने का है, सिर्फ आप इसका यूएसए याद कीजिए और यूएसए में यू से यूएसए, एस से स्विट्जरलैंड और जो ए है ए से ऑस्ट्रेलिया, कमिंग टुगेदर फेडरेशन वाला, यानी सी यूएसए कर सकते हैं आप, सी यूएसए कमिंग टुगेदर में यूएसए। और इसमें जो HISP
HISP, यानी कि इंडिया, स्पेन और बेल्जियम इसका एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 5, हाउ इज फेडरल गवर्नमेंट डिफरेंट फ्रॉम द यूनिटरी गवर्नमेंट, यानी फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में डिफरेंस बताना है। फेडरल गवर्नमेंट यानी डिफरेंस बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट आर अंडर दिस, यानी फेडरल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं हम। अंडर दिस द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, यानी जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसमें जो पावर्स हैं वो डिवाइड होती हैं अलग अलग यूनिट्स में, जैसे कि सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और लोकल लेवल पर। कई बार बता चुका हूँ ये मैं आपको, सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल और लोकल लेवल पर जो पावर है वो डिवाइड होती है फेडरल गवर्नमेंट में। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, अंडर दिस देयर इज ओनली अ सिंगल गवर्नमेंट कंट्रोलिंग ऑल द पावर्स, यानी सिर्फ एक ही सरकार में सारी पावर होती है, जबकि फेडरल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है, इसमें अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड रहती है पावर। नेक्स्ट, इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट गिव ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट, यानी जो फेडरल सिस्टम की जो सरकारें होती हैं, जो गवर्नमेंट होती है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती, यानी उसकी अलग पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट की। बट इफ वी टॉक अबाउट द यूनिटरी गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट, लेकिन जो यूनिटरी सरकारें होती हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट, यानी अपने से निचली जो सरकारें होती हैं उनको ऑर्डर दे सकती है, जबकि फेडरल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, द लोकल गवर्नमेंट्स एंजॉय फ्रीडम एंड पावर्स, यानी जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं उनको फ्रीडम होती है, वो अपनी पावर्स को अच्छे से एंजॉय करती हैं। लेकिन इन द यूनिटरी गवर्नमेंट्स लोकल गवर्नमेंट्स डोंट एंजॉय एनी फ्रीडम ऑफ पावर्स, लेकिन यूनिटरी सरकार में ऐसा नहीं है, यूनिटरी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है, लोकल गवर्नमेंट फ्री नहीं है और अपनी पावर्स को अच्छे से एंजॉय भी नहीं कर पाती। फेडरल गवर्नमेंट गवर्नमेंट्स एट एनी लेवल आर आंसरेबल टू द पीपल, यानी जो फेडरल टाइप की गवर्नमेंट होती है उसमें जनता के प्रति जवाबदेही होती है सरकारों की, यानी गवर्नमेंट्स किसी भी लेवल की हो आंसरेबल होती है लोगों के प्रति, मतलब उनको लोगों को जवाब देना है कि वो काम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट्स एट एनी लेवल आर नॉट आंसरेबल टू द पीपल, जाहिर है इस तरह की सरकार तो बिल्कुल अच्छी नहीं होगी जो लोगों के प्रति उसकी जवाबदेही ना हो, तो इसमें मतलब वो आंसरेबल नहीं होते हैं लोगों के लिए, लेकिन इस वाली सरकार में आंसरेबल नहीं है, इसमें आंसरेबल हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं, इंडिया में मतलब जो सरकारें हैं वो आंसरेबल हैं। यूएसए इसका अच्छा एग्जाम्पल है, कनाडा, यानी कि इंडिया, यूएसए और कनाडा फेडरल गवर्नमेंट के एग्जाम्पल है। और इसके यूनिटरी के देख लेते हैं, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस और इटली, यानी यहाँ पर यूनिटरी गवर्नमेंट है। क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन एनी 5 प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992, यानी 1992 का जो अमेंडमेंट हुआ था, जो संवैधानिक संशोधन हुआ था 1992 में, दैट रियली स्ट्रेंथन द 3rd ईयर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, जिसने जो तीसरा टीयर था उसको काफ़ी मजबूत किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2010 और 2016 में ये बोर्ड में आ चुका है। आइए देखते हैं इसके क्या जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं वो क्या हैं। 1992 में 73rd अमेंडमेंट हुआ था, उसको हम देखते हैं नीचे कि क्या उसके इम्पोर्टेंट प्रोविजंस थे। पहला है, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू गवर्नमेंट बॉडी, यानी कि पहले रेगुलर इलेक्शन नहीं होते थे लोकल वाले, लेकिन अब इस संविधान संशोधन में 73rd अमेंडमेंट में ये मैंडेटरी कर दिया गया, जो इलेक्शन थे अब वो रेगुलर होंगे, तो ये बहुत अच्छा प्रोविजन था। नेक्स्ट, सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर SC, ST एंड OBC, यानी सीट्स को रिजर्व्ड कर दिया गया, मतलब इनके लिए शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ST के लिए एंड OBC अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए सीट्स को रिजर्व कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंसी में। थर्ड, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन, यानी कि जो 1/3 सीट्स थी, 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन, यानी महिलाओं के लिए 1/3 सीटों को रिजर्व कर दिया गया, यानी 1/3 सीटों पर
महिलाएं ही खड़ी होंगी, उनके अलावा कोई नहीं खड़ा होगा। फोर्थ, द स्टेट इलेक्शन कमीशन SEC हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन, यानी कि एक निर्वाचन आयोग की एक स्टेट इलेक्शन कमीशन को बनाया गया जिसका काम था पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन को हेल्ड करना, मतलब कराना, इसकी जिम्मेदारी है अभी भी। क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट फिफ्थ, द लोकल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन एडुकेट पावर्स, यानी लोकल गवर्नमेंट को भी पर्याप्त पावर दी गई। ये 1992 का अमेंडमेंट का प्रोविजन था। क्वेश्चन 7, हाउ आर द लेजिस्लेटिव पावर डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, यानी जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी वो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कैसे बांटी गई। आंसर, द लेजिस्लेटिव पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनटू 3 लिस्ट, यानी भारत का जो संविधान है उसने इनको बांट रखा है किस में, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में। पहली है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट includes subjects like defense, foreign affairs, banking, currency and communications, यानी ये जो सब्जेक्ट हैं वो यूनियन लिस्ट में लिखे हुए हैं, यानी टोटल तो 100 हैं। यूनियन लिस्ट में जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं वो 100 हैं, उसमें से कुछ मैंने यहाँ दिए हैं जिसमें कि डिफेंस है, यानी रक्षा से संबंधित जो भी मामला है, फॉरेन अफेयर्स विदेशी मामले जितने भी हैं, बैंकिंग से रिलेटेड, करेंसी यानी कि मुद्रा से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी मामले हैं उन पर अगर कोई सरकार बनाएगा तो ओनली यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू दीज सब्जेक्ट। केवल यूनियन लिस्ट पर यूनियन गवर्नमेंट ही यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी। स्टेट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट लाइक पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। ओनली द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट, यानी स्टेट लिस्ट पर अगर कोई कानून बनाने का किसी को अधिकार है तो ओनली स्टेट को है। और इसमें 61 सब्जेक्ट्स हैं, यानी टोटल 61 है, कुछ इसमें मैंने लिख रखे हैं। नेक्स्ट, द कॉन्करेंट लिस्ट, इसको समवर्ती सूची भी बोलते हैं। यूनियन को संघीय सूची, स्टेट को राज्य सूची और कॉन्करेंट को समवर्ती सूची भी बोलते हैं। ये जो शेड्यूल्स हैं हमारी उसमें 7th शेड्यूल्स में दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। द कॉन्करेंट लिस्ट कंटेन्स आइटम्स लाइक एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, adoption etc. Both state and center can make laws on these subjects. However, in case of any conflict, the law made by the union government will prevail. यानी जो हमारी समवर्ती सूची है, जो कॉन्करेंट लिस्ट है, इसमें जो टोटल सब्जेक्ट हैं इस टाइम 52 हैं, तो कुछ इसमें हैं और बाकी जो टोटल है वो 52 है। तो ये जो 52 है इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? यहाँ तो हमने बता दिया कि यूनियन लिस्ट पर यूनियन कानून बनाएगा यानी सेंटर बनाएगा, स्टेट लिस्ट पर स्टेट कानून बना सकता है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्करेंट लिस्ट, तो कॉन्करेंट लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, सेंटर को भी है और स्टेट को भी है। सेंटर और स्टेट ये दोनों ही मिलकर के इस पर कानून बना सकते हैं कॉन्करेंट लिस्ट पर। अब बात आती है कि अगर इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई विवाद हो जाता है किसी भी मसले पर, समवर्ती सूची के विषय पर, जो कॉन्करेंट है उसके सब्जेक्ट्स पर, तो द लॉ मेड बाय द यूनियन, तो उसमें जो भी कानून यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया होगा उसी को ही वो ही प्रिवेल होगा, मतलब उसी को ही माना जाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर यहाँ पर ज़्यादा